अस्सलाम वालेकुम क्लास। चले बेटा आ जाए हम अपने चैप्टर 7 पे। चैप्टर 7 आप लोगों ने ज़ाहिर थ्योरी में पढ़ा चुका हूँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है। इसके एमसीक्यूज थोड़े से हैं, जल्दी से कवर हो जाए अगर आपको टॉपिक सारे याद हैं। अदरवाइज जहाँ जरूरत होगी उसको मैं बता दूंगा। बहरहाल एमसीक्यूज पे डायरेक्ट आ रहा हूँ। आपसे पहले एमसीक्यू में कहा है अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन इज कॉल्ड। तो आपके एलॉय ऑफ कॉपर और टिन, इसको क्या कहा जाता है? इसको हम कहते हैं बेल मेटल। तो आपके पास जो एक शुरू में एलॉय का पूरा टेबल था उसके अंदर ये एग्जांपल्स गिवन है। तो एलॉय के टॉपिक में ये टेबल है, वहां से आपने ये चीज पढ़ रखी है। सेकंड पे आ जाए। सेकंड आपसे कहा हुआ है कि विच वन इज एलॉय। तो इनमें से कौन सा एलॉय है? एग्जांपल्स आपको गिवन है ग्रेफाइट, मरकरी, स्टील, वाटर। स्टील इज एन एलॉय, पढ़ रखा है। ग्रेफाइट आपके पास कार्बन की एक, आप कह सकते हैं एलोट्रॉपिक फॉर्म है। मरकरी लिक्विड मेटल प्योर है। वाटर प्योर सब्सटेंस है, पाया जाता है। बचा आपके पास स्टील। तो स्टील आपका एलॉय ही है। वैल्यू ऑफ 1 फराडे इज इक्वल टू, 1 फराडे आपके पास 96500 कूलम, इसके बराबर आपने याद कर रखा है। विच वन इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इनमें से इलेक्ट्रोलाइट कौन सा नहीं है? तो इसमें से करेक्ट बता रहा हूँ यूरिया। यूरिया आप खाद में डालते हैं ताकि फर्टिलाइजेशन अच्छी हो। इट इज अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। तो ये आपका अच्छा इलेक्ट्रोलाइट बिल्कुल भी नहीं है, बाकी सारे अच्छे इलेक्ट्रोलाइट हैं। इलेक्ट्रोलाइट क्या है? वो सब्सटेंस जो आपके पानी में जाके डिसोसिएट हो जाए इनटू आयन। यानी अगर NaCl की बात करूं, सोडियम आयन अलग, क्लोरीन आयन अलग हो जाए, ये अच्छा इलेक्ट्रोलाइट होगा। जो जितना जल्दी और कंप्लीटली डिसोसिएट होगा, सेपरेट होगा, वो उतना अच्छा इलेक्ट्रोलाइट होगा। और जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है उसकी टाइप्स आपने एग्जांपल सारी याद कर रखी होंगी, तो उसमें यूरिया आपने पढ़ रखा है। तो सारा कुछ किताब का है, कोई ऐसी चीज नहीं जो आप नई आज अब सीख रहे हैं। नेक्स्ट पे आ जाए। विच वन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ट्रैवलिंग एजेंट की तरह। ट्रैवलिंग एजेंट ट्रैवल नहीं करता, ट्रैवल करने में आसानी फराहम करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडेशन नहीं करता, ऑक्सीडाइज होने में आसानी फराहम करता है। तो इनमें से कौन सा है जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेसिकली रिडक्शन प्रोसेस के थ्रू गुजरता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगर मैं एल्यूमिनियम की बात करूं, एल्यूमिनियम अपने अंदर से 3 इलेक्ट्रॉन दे देता है। 3 इलेक्ट्रॉन देना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं करता। ठीक है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन लेगा। तो ये तो आपके पास इलेक्ट्रॉन नहीं लेता एल्यूमिनियम। दूसरे पे आ जाए। H2S, H2S हाइड्रोजन देगा। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन देने वाला, चले हाइड्रोजन को ना भी रबी रखें, इलेक्ट्रॉन H2S आपका, चले हाइड्रोजन पे ही बात करते हैं। आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है? रिडक्शन होनी चाहिए। तो रिडक्शन क्या है? रिडक्शन है गेन ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, गेन ऑफ आपके शुरू से करते हैं ना, ऑक्सीजन का रिमूवल रिडक्शन है। गेन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन है, या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन है। तो आगे बाद H2S क्या करवाएगा? H2S ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर को वहां पर एक्सेप्ट करने में मदद करता है। तो जहां रिडक्शन हो रही है वहां ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो क्योंकि आपके पास यहाँ पर H2S की एग्जांपल आपने पढ़ी है रिड्यूसिंग एजेंट के अंदर, रिड्यूसिंग एजेंट में पढ़ी है या किसी और में पढ़ी? रिड्यूसिंग एजेंट में पढ़ी। ठीक है, तीसरे पे आ जाए क्लोरीन, बल्कि तीसरे को बाद में, वही दुरुस्त है। चौथे पे आ जाए सोडियम हाइड्राइड। सोडियम हाइड्राइड भी आपके पास यहाँ पर या तो हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा, या सोडियम की बात करें सिर्फ तो वो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा। तो ये काम तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिल्कुल नहीं करता। लास्ट बचा है क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन आपका इलेक्ट्रॉन गेन यानी एक्सेप्ट करता है। तो इनमें से जो भी रिडक्शन कर रहा होगा, क्विकली पहचानने का तरीका क्या है? इनमें से जो भी रिडक्शन कर रहा होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अब अगर किसी को ये बात समझ नहीं आती, इसका मतलब उसको ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट जब ये पढ़ा रहा तब आपको समझ नहीं आया। अब दोबारा तो नहीं पढ़ा सकता, ऑनलाइन पढ़ा हुआ जाके पढ़ लें। तो बहरहाल यहाँ पर इन सब में सिर्फ और सिर्फ मेरे पास यहाँ पर क्लोरीन है जो रिडक्शन करता है। तो जो रिडक्शन करता है दैट इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
और वैसे भी अगर बात करें क्लोरीन क्या करेगा, जो ऑक्सीडेशन कर रहा है उसके लिए आसानी फराहम करेगा। ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से लॉस करेगा ये क्लोरीन उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एनीवेज नेक्स्ट पे आ जाए, विच वन इज रिड्यूसिंग एजेंट। तो इनमें से जो भी ऑक्सीडेशन करता है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। यहाँ पर H2SO4 ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। सिमिलरली नाइट्रिक एसिड HNO3 ये भी ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। तो ये तो आपके ऑक्सीजन प्रोवाइडर हैं, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सिमिलरली आयोडीन की बात करूं, अभी ऊपर पड़ा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपका क्लोरीन है, तो आयोडीन भी उसी फैमिली से बिलोंग करता है। तो आपका आयोडीन भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बचा एक ही एल्युमिनियम। एल्युमिनियम क्या करता है, एल्युमिनियम इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है। इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करने देने वाला, प्रोवाइड करने वाला का मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाला, इलेक्ट्रॉन देने वाला, इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से निकालने वाला ऑक्सीडेशन, और जो निकाल रहा है वो इटसेल्फ रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये सारी बातें आपको मैं थ्योरी के अंदर डिटेल में पढ़ा दूँ। तो बहरहाल अगर किसी को नहीं समझ आती ये बातें तो बेटा पिछला जाके रिवाइज कर लें। नेक्स्ट पे आ जाए 7, विच वन फॉर्म्स वीक इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन विद वाटर। पानी में डालने के बाद कौन सा वीक इलेक्ट्रोलाइट बनाएगा। मैंने जब आपको थ्योरी में पढ़ा रहा था तो उसमें दो बातें बताई थी, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आपके पानी में जाने के बाद फौरन से डिसोसिएट हो जाता है इनटू इट्स आयन। पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन अलग अलग हो जाते हैं। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर HCl की हाइड्रोजन अलग, क्लोरीन अलग, KOH की पोटेशियम अलग, हाइड्रोक्सिल ग्रुप अलग, NaCl सोडियम अलग, क्लोरीन अलग। लेकिन जो आपका एसीटेट है सिर्फ एक हाइड्रोजन अलग होगा, लेकिन हाइड्रोजन अभी भी उस एसीटेट ग्रुप के अंदर मौजूद है। तो आ गया CH3COO, एक आयन है, कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हुआ। और उससे पहले जितनी भी एग्जांपल्स आपने देखी उसमें एटम्स अलग अलग हो, एटम्स यानी एटॉमिक आयनिक फॉर्म में, तो एटम्स अलग अलग हो गए इन देयर आयनिक फॉर्म। यहाँ पर अभी भी मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, CH3COO इज अ मॉलिक्यूल। तो इस वजह से डी ऑप्शन करेक्ट है, इट इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। और अगर आपको एग्जांपल्स याद है तो आप डायरेक्ट देख के भी बता सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग और वीक कौन सा है। नेक्स्ट पे आ जाए इन डैनियल सेल। अब ये चीज आपने पढ़ रखी है लेकिन आपने एज इट इज नहीं पढ़ी। आप सबने एक काम ये जरूर करना है कि डैनियल सेल को वैसे ही ऊपर ऊपर से पढ़ लेना है। मैं इसको थोड़ा सा बता रहा हूँ। आप लोगों ने दो टाइप के सेल पढ़े, एक आपने दो कैटेगरी करते हैं, एक प्राइमरी दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी सेल को हम यहाँ पर लेक्लांचे सेल भी कह रहे थे, ड्राई सेल भी आपने एग्जाम्पल के तौर पे पढ़ा। ड्राई सेल या लेक्लांचे सेल एक ही है, ये आपका रिचार्जेबल नहीं होता। तो आपने दो कैटेगरी पढ़ी, वोल्टेक और गैल्वानिक उसको कह रहे थे, और दूसरी कैटेगरी थी इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल आपके पास लेक्लांचे सेल या ड्राई सेल, उसकी एग्जांपल आपने लेक्चर में पढ़ी थी। तो दो टाइप है, प्राइमरी सेल जिसको आप इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहते हैं, दूसरी टाइप है सेकेंडरी सेल जिसको आप वोल्टेक या गैल्वानिक सेल कह रहे हैं। तो ये सेकेंडरी जो बैटरीज होती है, सेकेंडरी टाइप ऑफ सेल, उसमें आता है डैनियल सेल। डैनियल सेल इज अ वोल्टेक या गैल्वानिक सेल। इसमें क्या होता है, आपके पास एक सोल्यूशन रखा जाता है जिंक सल्फेट, उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट होता है। दूसरा सोल्यूशन आप रखते हैं जिसके अंदर आप कॉपर सल्फेट एज एन इलेक्ट्रोलाइट रखते हैं, और इसके अंदर एनोड डालते हैं जिंक की। ये जो एनोड है ये आपके पास जिंक मेटल की होती है। इसको आप कनेक्ट करते हैं विद अनदर एनोड जो कि आपकी होती है कॉपर की बनी हुई, ये आपकी कॉपर की बनी हुई होती है। अब ये जो जिंक और कॉपर है, एक एनोड दूसरी कैथोड, मैं इधर लिख भी देता हूँ, एनोड एंड कैथोड, इसके दरमियान एक सॉल्ट ब्रिज बनाया जाता है। यहाँ सॉल्ट ब्रिज फॉर एग्जांपल सोडियम सल्फेट का बना लें, Na2SO4, या कोई भी और ज्यादा Na2SO4 का ही होता है। ये आपकी किताब में नहीं है तो वैसे ही बता रहा हूँ। यहाँ से आपको सल्फेट आयन मिल रहे होते हैं इस डायरेक्शन में, SO4 आयन, और यहाँ से आपको इधर भी आपका सोडियम आयन होता है। बेसिकली सोडियम के अलावा और भी हो सकता है, लेकिन बहरहाल ये आपके पास जिंक सल्फेट है, यहाँ पर जिंक एनोड है, ये कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट है, इधर कॉपर एनोड।
इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक फ्लो इस तरीके से यहाँ पर इस डायरेक्शन पे होता है, तो इसको वैसे ही पढ़ लें, अदरवाइज ये आपके टॉपिक में नहीं है, इररेलेवेंट है, सिर्फ एक एमसीक्यू आ गया, जिसकी वजह से मैं आपको पूरा टॉपिक तो नहीं पढ़ाऊंगा। जो चीज जरूरत थी वो मैंने समझा दी। इन डैनियल सेल, ये डैनियल सेल की डायग्राम बनाइए रफ सी। डैश इज यूज एज कैथोड, कैथोड पे क्या यूज हो रहा है, कॉपर, तो करेक्ट ऑप्शन इसका कॉपर होगा। अगर आपसे बोला जाए विच इज यूज एज एनोड, तो एनोड के तौर पे आप जिंक करेक्ट ऑप्शन करेंगे। नेक्स्ट पे आ जाएं, इन, बल्कि इन नहीं है, नेक्स्ट में क्या है, नाइन्थ में, 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्युमिनियम इज इक्वल टू, 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट अगर याद हो, फ्राडे सेकंड लॉ में पढ़ाया था आपने। 3 डायग्राम इस तरीके से बनाई थी, एक जगह आपने सिल्वर रखा था, एक जगह शायद आपने कॉपर रखा था, और एक जगह आपने एल्युमिनियम रखा था। तो मेरे ख्याल से सिल्वर नाइट्रेट था, कॉपर सल्फेट था, और एल्युमिनियम नाइट्रेट था, ऐसी कुछ सोल्यूशन थे इलेक्ट्रोलाइट के। आपको पता है कि ये आपके पास +1 होता है, ये +2 चार्ज रखता है, ये +3, ये सारे के सारे ऑन अप्लाइंग 1 फेराड, 1 फेराड का मतलब क्या था, 1 फेराड वॉज इक्वल टू 96500 कूलम। ऑन अप्लाइंग 1 फेराड सारे के सारे 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट देते थे, लेकिन इनका जो 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट है वो बराबर होता था इनके एटॉमिक मास डिवाइड बाय देयर वैलेंसी, यानी के 27 डिवाइड बाय 3 विच इज 9। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट, यहाँ पर अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट बोला है तो एल्युमिनियम के लिए वो 9 ग्राम्स आ रहा था, कॉपर का एग्जैक्टली नहीं याद, 31.75 ग्राम्स आ रहा था, और इसका 108 ग्राम्स आते, क्योंकि इसका एटॉमिक मास ही 108 होता है। तो यहां पर आपके पास 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्युमिनियम इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 9 ग्राम। तो ये आपके फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में डिटेल में पढ़ाया था। 1 ग्राम इक्विवेलेंट, ये मास तीनों में 1 ग्राम आएगा, ये मास किसके बराबर है, एटॉमिक मास डिवाइड बाय देयर वैलेंसी। तो ये आपके पास इक्विवेलेंट वेट हो जाता है। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्युमिनियम इज 9, सिल्वर का आ गया तो 108। आपको सिर्फ एटॉमिक मास और उनके जो वैलेंसी है वो याद होनी चाहिए, आप आराम से निकाल लेंगे इक्विवेलेंट वेट। एनीवेज, लास्ट एमसीक्यू है, विच वन इज करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा करेक्ट है। ऑक्सीडेशन अकर्स एट कैथोड, गलत है, ऑक्सीडेशन एनोड पे होती है। रिडक्शन अकर्स एट एनोड, गलत है, रिडक्शन कैथोड पे होती है। रिडक्शन अकर्स एट कैथोड, तो ये दुरुस्त है, अभी बताया। आयंस लूज इलेक्ट्रॉन एट कैथोड, आयंस जो है वो आपके कैथोड के पास आके, फॉर एग्जांपल अगर मैं कॉपर आयन करूं और सल्फेट आयन बनाऊं, तो आयन लूज देयर इलेक्ट्रॉन, चाहे आयन कोई भी हो, पॉजिटिव नेगेटिव, दे लूज देयर इलेक्ट्रॉन एट कैथोड। इस कैथोड के पास ये कॉपर जाके क्या अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, क्या ये लूज करेगा, कैथोड के पास आके इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये गेन करेगा। तो ये भी गलत हो जाता है, कैथोड के पास आके तो आयन अपने इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो इस वजह से आपके पास सिर्फ एक ही दुरुस्त है, रिडक्शन अकर्स एट कैथोड। तो बस ये सिंपल सा आपके पास एमसीक्यूज का पोर्शन था, बाकी सेक्शन बी और सेक्शन सी हैं, तो वो तो जाहिर है आपने खुद ही करने, और कर भी लिए होंगे असाइनमेंट के तौर पे भी, और वैसे ही मैंने आपको ये टेस्ट में भी पूछता रहा हूँ। तो बहरहाल यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन, ये सारे एमसीक्यूज कंप्लीट हो जाते हैं चैप्टर 7 के, यहाँ तक किसी हो ही करती है।